हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो अब हम एमसीक्यू सीरीज के अगले पड़ाव पर आने वाले हैं। क्लास 11 अकाउंट्स की हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है। इसमें हमने अपना इंट्रोडक्शन कर लिया, हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कर लिया, हमने थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कर लिया। अब हम जाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस के थोड़े से प्रिंसिपल्स की तरफ जाएंगे, फिर हम जाएंगे जर्नल्स की तरफ जाएंगे, वाउचर्स की तरफ जाएंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां से हमारा एक नेक्स्ट दौर चालू हो रहा है जिसमें हम बेसिक से छोड़ के अब सीधा प्रोसीजर पे आएंगे कि कौन कौन सी टाइप की जर्नल एंट्रीज होती हैं, क्या कैश डिस्काउंट है, क्या ट्रेड डिस्काउंट है, क्या लेजर पोस्टिंग है। उससे रिलेटेड हम एमसीक्यू सीरीज आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से जो भी एमसीक्यू सीरीज देखना स्टार्ट कर रहा है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज मिलती रहेगी आने वाले फ्यूचर के अंदर। वीडियो पसंद आए तो उनको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के संग इसको जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबके लिए ये फायदेमंद रहेंगी ये वीडियोस। तो बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट करें फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की हमारी एमसीक्यू सीरीज। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दे रखा है, सेल्स बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट या फिर लेजर। क्या है बच्चों क्वेश्चन? द सेल्स बुक इज अ पार्ट ऑफ लेजर, जर्नल, बैलेंस शीट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है, बच्चों ने मेरे को बिल्कुल सही आंसर दिया है, आम आदमी। आम आदमी मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो बच्चों करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जर्नल। आई होप बच्चों आपको ये आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत सही। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? While passing an opening entry पास करते समय all assets are dash while all liabilities are dash। ओपनिंग एंट्री करते समय हम असेट्स को क्या करते हैं और लाइबिलिटीज को क्या करते हैं? ऑप्शन ए डेबिट क्रेडिट, ऑप्शन बी क्रेडिट क्रेडिट, ऑप्शन सी कोई भी ऑप्शन नहीं है, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्रेडिट डेबिट। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। एन एप्पल अवे कीप्स अ डॉक्टर अवे, मतलब ऑप्शन नंबर ए, all assets are debited while all liabilities are credited। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? ओके, ये तो रिवीजन चल रहा है। अब जरा पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। which account will be debited in case wages are paid for installation of machinery। अगर आपने installation of machinery के लिए wages पे करी हैं तो उसको कौन से अकाउंट में डेबिट किया जाएगा? मशीन अकाउंट में, इंस्टॉलेशन अकाउंट में, वेजेस अकाउंट में या फिर कैश अकाउंट में। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। आपने वेजेस पे करे मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए, तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मेरे पास दो आंसर आए और दोनों आंसर बिल्कुल सही है। एक ने सुर लगाया है, आ करके सुर लगाया है, एक ने आंटी जी को बुलाया, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो कभी भी हम अगर असेट से रिलेटेड इंस्टॉलेशन करते हैं तो इंस्टॉलेशन पे जो भी खर्चा होता है वो असेट की कॉस्ट का पार्ट माना जाता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा मशीन अकाउंट। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं दे रखे हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है? नेम द ट्रांजैक्शन that is recorded in the both sides of cash book simultaneously। क्या लिखा हुआ है? नेम द ट्रांजैक्शन that is recorded in the both side of cash book simultaneously। ए कॉन्ट्रा एंट्री, बी डुअल एंट्री, सी डबल एंट्री या फिर डी सिंगल एंट्री। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर। तो बच्चों बिल्कुल सही आपने गैस किया। कैश बुक के अंदर एक ऐसी एंट्री होती है जो दोनों साइड में आती है, डेबिट साइड में भी आती है और क्रेडिट साइड में भी आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या है? बिल्कुल सही, ए कॉन्ट्रा एंट्री। अब जो रटने वाले बच्चे हैं ना वो क्या बोलेंगे, सर हर एक के आंसर ए आ रहा है, तो मतलब आने वाले क्वेश्चन के आंसर भी क्या होंगे? ए होंगे। तो बच्चे रटने वाले बच्चों इस चीज से आप सावधान हो जाइए, ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है? ए ऑप्शन हर एक का आंसर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर क्लोज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम कहां क्लोज करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में, कैश फ्लो में, बैलेंस शीट में या फिर ट्रेडिंग में। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बच्चों इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? लेकिन हमेशा ए होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई? ओके। अच्छा एक बात और,
मुझे जरा ये बताओ सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट में क्लोज होते हैं? चलो इनडायरेक्ट का तो आपने मेरे को बता दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होते हैं। सारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन से अकाउंट में क्लोज करे जाते हैं? तो बच्चों उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्लोज करे जाते हैं, और जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज करे जाते हैं। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्या है, तो बच्चों आप चैप्टर नंबर 19 का वेट करो जो आपके टर्म 2 में आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। उसमें आपको समझ में आएगा ये ट्रेडिंग अकाउंट किस बला का नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस बला का नाम है। अगर आपको जानना है कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है तो आपको 12th के लास्ट तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि 12th का लास्ट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको 11th क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, मैं बाद में क्वेश्चन नंबर बोलने की आदत है इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर बोल देता हूं, बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले। क्वेश्चन क्या है? Which accounting equation is incorrect out of the following? नीचे दिए गए इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन इनकरेक्ट है? सबसे पहला, liabilities equals to assets minus capital, assets is equals to liabilities minus capital, capital is equals to assets minus liabilities, या फिर assets equals to liabilities का बस capital। तो बताइए बच्चों नीचे दिए गए तीनों ऑप्शन में से कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन गलत है, इनकरेक्ट है? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे आंसर आए हैं, भालू, बैटमैन, बैंक बैलेंस, बुक कीपिंग, मतलब सारे बच्चे एक ही तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, assets is equals to capital, sorry, assets equals to liabilities minus capital is the wrong answer। जो असली एंट्री है वो क्या है, असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और उसी को घुमा फिरा के हमारे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी हो जाते हैं। तो जो गलत अकाउंटिंग इक्वेशन है वो है ऑप्शन नंबर बी, असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस माइनस कैपिटल। ऐसा नहीं होता। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जरा रीड करेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। गुड्स वर्थ ₹7,000 गिवन अवे एज चैरिटी वुड बी क्रेडिटेड टू। क्वेश्चन क्या है, हमने 7,000 के गुड्स चैरिटी में दे दिए हैं, कौन से अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा? ए, सेल्स अकाउंट, बी, परचेज अकाउंट, सी, चैरिटी अकाउंट, या फिर डी, ट्रस्टी अकाउंट। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जब हम गुड्स को चैरिटी के तौर पर दे देते हैं तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? सेल्स, परचेज, चैरिटी या फिर ट्रस्टी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। देखो सबसे पहले आपको जनरल एंट्री पता होनी चाहिए कि हम जनरल एंट्री का क्या पास करते हैं जब हम चैरिटी में गुड्स बांटते हैं। तो एंट्री क्या होती है? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्या होती है जनरल एंट्री? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो इसमें एंट्री में क्रेडिट क्या हुआ है? परचेज अकाउंट क्रेडिट हुआ है। ये चीज समझ में आई? तो वही उन्होंने पूछा है, गुड्स वर्थ ₹7,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी वुड बी क्रेडिटेड टू। तो जनरल एंट्री में क्या क्रेडिट किया है? परचेज क्रेडिट किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, परचेजेस अकाउंट। ये चीज क्लियर हो गई? अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुई है तो बच्चों आपको ये समझना चाहिए कि जनरल एंट्री कैसे पास करी जाती है। अगर आपको जनरल एंट्री पास करनी नहीं आएगी तो आप ऐसे एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, जो अगला क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, बार बार आज बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा तो आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मुझे आदत है ऐसे बोलने की। क्वेश्चन क्या है बच्चों अगला? रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स हाउस पेड फ्रॉम अकाउंट ऑन कैश विल। उन्होंने क्या बोला है? प्रोप्राइटर के हाउस का जो रेंट है वो हमारे बिजनेस के अमाउंट से पे करा गया कैश में। तो ऐसे में क्या होगा? प्रॉफिट डिक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, कैपिटल रिड्यूस होगी, या फिर कैश और कैपिटल दोनों रिड्यूस हो। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? क्या करा गया है? रेंट पे किया गया प्रोप्राइटर का हाउस का, वो भी कैश में। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। देखो सबसे पहले बच्चों हुआ क्या है? रेंट पे किया है किसका? प्रोप्राइटर के हाउस का। तो ये पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस एक्सपेंस है? द आंसर इज पर्सनल एक्सपेंस है। और जब भी पर्सनल एक्सपेंस होता है तो उसे हम क्या बुलाते हैं? ड्रॉइंग्स बुलाते हैं। ये चीज क्लियर हो गया? और यहाँ पे जो रेंट पे किया गया वो कैश में पे किया गया। तो जनरल एंट्री क्या पास हुई होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री पास हुई होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कैपिटल कम हो रही है क्योंकि ड्रॉइंग्स करी है, और कैश भी जा रहा है बिजनेस से क्योंकि कैश में पेमेंट किया है। तो ऐसे केस के अंदर प्रोप्राइटर की कैपिटल भी डाउन होगी और कैश भी कम होगा। तो इसका जो बच्चों करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी,
reduces the cash as well as the capital of the business। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? ओके। अब बच्चों बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है दे रखा, जरा रीड करेंगे। विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर इज क्रेडिटेड टू। Withdrawal of cash from business by the proprietor is credited to drawings account, capital account, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो जिन बच्चों ने स्क्रीन पर देख लिया है, आंसर तो ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन इसका लॉजिक आपको बच्चों पता होना चाहिए कि हमने इसका आंसर कैश अकाउंट क्यों बोला हुआ है। काफी बच्चों ने नीचे आंसर देख लिया होगा सी ऑप्शन, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है बच्चों? जब भी हम बिजनेस का जो प्रोप्राइटर होता है वो कैश को विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, तो हमारी जो जनरल एंट्री पास होती है वो होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्रॉइंग्स हुई है क्योंकि कैपिटल कम हुई है, कैपिटल कम हुई तो डेबिट करते हैं, और जस्ट बिजनेस से कैश बाहर गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश बाहर गया है तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे, तो इसलिए इसका आंसर होगा कैश अकाउंट। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? ओके। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या दे रखा है, X sell goods to Y on credit। तो X is the seller and Y is the buyer। ठीक है, तो X ने सामान बेचा क्रेडिट पे Y को। He receives 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम X, मतलब X ने उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है, एंड अ फर्दर 5% कैश डिस्काउंट इफ पेड विद इन 15 डेज। मतलब क्या कि आप सामान खरीदोगे, हम 10% का ट्रेड डिस्काउंट तो देंगे देंगे, लेकिन अगर आप 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हो तो हम आपको 5% का एडिशनल कैश डिस्काउंट भी देंगे। आगे बच्चों क्या दे रखा है, के बॉट्स गुड विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ 2 lakhs फ्रॉम X। बच्चों यहाँ पे के की जगह पे Y कर देना, ठीक है, टाइपिंग एरर है, के की जगह पे Y कर देना। Y ने सामान खरीदा है 2 लाख रुपए का X से। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्री वुड बी करेक्टली रिकॉर्ड द सेल इन द बुक्स ऑफ ए। तो इन्होंने बोला है कि ए के बुक्स के अंदर हम सेल की एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करके बोल देता हूं। क्वेश्चन में सिंपल सिंपल सी बात क्या बोल रखी है, Y ने 2 लाख का सामान खरीदा है X से। Y ने 2 लाख का सामान खरीदा है X से। इन्होंने बोला हम 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट देंगे, और अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दे तो हम 5% का एडिशनल डिस्काउंट भी देंगे। तो अब ये बताइए सेल की जो एंट्री होगी ए के बुक्स में वो क्या होगी। ए, Y को डेबिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे 1,70,000 से। ऑप्शन नंबर बी 1,80,000 से एंट्री होगी। ऑप्शन नंबर सी X को डेबिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे 1,90,000 से। या फिर ऑप्शन नंबर डी X को डेबिट किया जाएगा 2 लाख से, सेल्स को क्रेडिट किया जाएगा 1,70,000 से, और डिस्काउंट को क्रेडिट किया जाएगा 30,000 से। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं इसका आंसर। अब एक काम करिए, पहले 2 मिनट वीडियो को पॉज करिए और मुझे इसका आंसर सोच के बताइए, ठीक है, जिससे आपके लॉजिक सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। देखो सबसे पहले यहां पर बात हो रही है सामान कौन खरीद रहा है, वाई सामान खरीद रहा है, ठीक है, ओके। तो परचेज कौन कर रहा होगा, वाई खरीद रहा होगा, ओके, तो वाई की एंट्री पास होगी। अब क्वेश्चन में बोला गया 10% का ट्रेड डिस्काउंट तो हम दे रहे हैं, लेकिन यहां पर कैश डिस्काउंट के बारे में बात हुई, 15 दिन के अंदर वो पेमेंट कर दे तो। बट क्वेश्चन में कहीं भी पेमेंट की एंट्री की बात नहीं हो रही है कि पेमेंट 15 दिन के अंदर आ गया है, कहीं भी बात नहीं हुई है। तो मतलब हमको सिर्फ सेल की एंट्री पास करनी है, और सेल पास करते समय हमने सिर्फ क्या दिया होगा, ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा 10% का। ये क्लियर हो गया। तो 2 लाख का 10% होता है हमारा 20,000 रुपीज। तो मतलब जो भी परचेज हुई होगी, आई रिपीट, जो भी परचेज हुई होगी बी के द्वारा वो हुई होगी 1,80,000 की, या इन अदर वर्ड्स बोलूं जो भी सेल हुई होगी वो कितने की हुई होगी, बिल्कुल सही 1,80,000 की हुई होगी। ये चीज आपको क्लियर हो गई, ओके। तो एंट्री क्या पास हुई होगी, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एंट्री क्या पास हुई होगी, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,80,000 से। क्लियर हुई वाली बात आपको बच्चों, बिल्कुल सही। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, वाई डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा 1,80,000 से। फिर से लॉजिक बता देता हूं, एंट्री क्या पास होगी, वाई अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्रेडिट में सेल हो रही है, वाई को डेटर बनाएंगे, तो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। अब क्योंकि सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो ट्रेड डिस्काउंट हमारा 20,000 का था, जिसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो जनरल एंट्री पास हुई होगी वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,80,000 से। क्या ये चीज आपको क्लियर होगी बच्चों, ओके। आगे रीड करते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ सोल ट्रेडर टुक्स good costing rupees 1,000 from the stock of his own use. The normal selling price of the goods is rupees 1,500. Which of the following journal entry would correctly record this?
क्या क्वेश्चन में दे रखा है, एक सोल ट्रेडर ने 1000 रुपए की कॉस्टिंग वाला गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिया है, उसकी सेलिंग वैल्यू 1500 रुपीज है, तो अब ये बताइए जनरल एंट्री कौन सी पास करी जाएगी। इन शॉर्ट उसने 1500 सेलिंग प्राइस वाला जिसकी कॉस्ट 1000 है, जिसका जो सामान है वो घर पर ले गया, तो जनरल एंट्री क्या पास होगी, ए ड्रॉइंग डेबिट परचेज क्रेडिट बाय 1000, बी ड्रॉइंग डेबिट सेल्स क्रेडिट बाय 1500, ऑप्शन नंबर सी ड्रॉइंग्स डेबिट परचेज डेबिट बाय 1500, या फिर ऑप्शन नंबर डी सेल्स डेबिट और ड्रॉइंग्स क्रेडिट बाय 1000। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए डी सी या फिर डी। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 2 मिनट वीडियो को पॉज करें, दिमाग लगाएं कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों ध्यान रखना, जब भी ड्राइंग्स होती है ना तो सेलिंग प्राइस इररेलेवेंट होती है। आई रिपीट, जब भी ड्राइंग्स होती है तुम्हारी सेल प्राइस इररेलेवेंट होती है। तो यहाँ पर जो एंट्री पास होने वाली वो कॉस्ट प्राइस से होने वाली, मतलब 1000 से होने वाली, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए है या फिर सी है, इसी से आंसर हमारा आएगा। सॉरी, ए या डी में से आंसर आएगा। ठीक है, ए भी 1000 से है, बी भी 1000 से, तो एंट्री ए होगी या फिर डी होगी। लेकिन बच्चों यहाँ पर सेल नहीं हुई है, यहाँ पे ड्राइंग हुई है। आई रिपीट, यहाँ पे सेल नहीं हुई, यहाँ पे ड्राइंग हुई है, तो किसी भी एंगल से सेल तो नहीं आने वाला। तो मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, और अमाउंट होगा 1000 का। क्या ये चीज क्लियर हुआ? सर आधा समझ में आया, आधा समझ में नहीं आया, आई बार फिर से बता दो। बच्चों देखो, ड्राइंग्स हुई हैं तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट तो हो गई होगा, क्योंकि कैपिटल कम करनी हो, कैपिटल कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। यहां तक क्लियर हो गया? ओके। अब सामान गया है हमारे बिजनेस से, ठीक है, सामान गया है, सेल नहीं हुई है, सामान गया है। तो जब सेल नहीं हुआ तो सेल अकाउंट तो आएगा नहीं, तो हम परचेजेस को कम कर देंगे, तो एंट्री क्या पास होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, और कॉस्ट प्राइस से एंट्री पास होगी 1000 से। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, जनरल इज कॉल्ड अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री, या फिर बुक ऑफ सेकेंडरी एंड फाइनल एंट्री। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर, और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए, अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा रीड करेंगे। A trader enter into foreign transaction. As a result, total purchase column in the purchase book will be. क्वेश्चन क्या है, total of purchase column in purchase book will be goods purchased from Gaurav 8000, goods purchased from Sudhir for cash 10,000, goods purchased from Kamal on credit 25,000, machinery purchased from Dinesh on credit 40,000। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है, नीचे 4 ट्रांजैक्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी, सॉरी 1 2 3 4, और उन्हें ये बोला है इन चारों के ट्रांजैक्शन के बाद में को ये बताइए परचेज अकाउंट में टोटल कितनी परचेज आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 83,000, ऑप्शन नंबर बी 73,000, ऑप्शन नंबर सी 33,000, या फिर ऑप्शन नंबर डी 25,000। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, डी, सी या फिर डी। वीडियो को पॉज करें, दिमाग लगाइए, फटाफट से दिमाग लगाइए और मुझे इसका आंसर बताइए। आई होप बच्चों आपने अभी तक आंसर इसका सोच लिया होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। बच्चों यहाँ पे परचेज बुक की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम सिर्फ गुड्स की बात करेंगे, किसी असेट की बात नहीं करेंगे। तो गुड्स परचेज फ्रॉम गौरव, क्या ये कंसिडर किया जाएगा? यस, कंसिडर किया जाएगा। गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर फॉर कैश, ये कंसिडर किया जाएगा, ये भी कंसिडर किया जाएगा। गुड्स परचेज फ्रॉम कमल ऑन क्रेडिट, ये भी कंसिडर किया जाएगा, ये भी कंसिडर किया जाएगा। क्या मशीन परचेज फ्रॉम दिनेश, ये कंसिडर किया जाएगा? नहीं, ये कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये असेट खरीदा है, ये परचेजेस नहीं है, गुड्स को नहीं खरीदा है। तो जो भी ए बी सी का टोटल होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ए बी सी का टोटल कितना होता है, 33,000। तो जो भी हमारी परचेज बुक होगी उसका टोटल कितना आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी 33,000 आ रहा होगा। आई होप बच्चों आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ध्यान रखना, मशीन की परचेज को कभी भी हम परचेज अकाउंट में डेबिट नहीं करते हैं। क्लियर? ओके। और जो कर देते हैं ना उनके लिए भी एक चैप्टर आएगा टर्म 2 के अंदर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। वो आपको डरावने डरावने सपने लाके देगा, अरे माँ ये कुछ चैप्टर है क्या, उसमें मजा आने वाला बच्चों, उसमें हम रेक्टिफाई करेंगे जो आप गलतियां करते हो। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्या दे रखा है, एक सेकेंड। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड ऑन गिविंग कैश डोनेशन। आपने कोई कैश डोनेशन दिया है, तो मेरे को ये बताइए कौन से अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे।
ऑप्शन नंबर ए कैश, ऑप्शन नंबर बी डोनेशन, ऑप्शन नंबर सी परचेजेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी डिस्काउंट रिसीव्ड। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जब आप कैश डोनेशन देते हो तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, कैश को, डोनेशन को, परचेजेस को, या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड को। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। बच्चों कैश डोनेशन देने की एंट्री क्या होती है, बताओ जरा, कैश डोनेशन की एंट्री क्या होती है। डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डोनेशन को डेबिट किया क्योंकि खर्चा हो गया, और कैश को क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि कैश व्हाट गोज आउट। तो एंट्री क्या पास हो गई, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट हो रहा है। क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या ये चीज आपके पल्ले पड़ी, बहुत सही। आगे रीड करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नॉर्मली द फॉलोइंग अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, नॉर्मली द फॉलोइंग अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। ए पर्सनल नॉमिनल, बी रियल नॉमिनल, ऑप्शन नंबर सी ओनली नॉमिनल, या फिर ऑप्शन नंबर डी पर्सनल एंड रियल। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी, कौन से अकाउंट को बैलेंस किया जाता है, पर्सनल नॉमिनल, रियल नॉमिनल, ओनली नॉमिनल, या फिर पर्सनल रियल। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। क्या आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए, तो करिए वीडियो को पॉज और बताइए मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। देखो बच्चों सबसे पहले आपको पता होने चाहिए कि इसके में क्या आंसर आने चाहिए। देखो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, पर्सन से रिलेटेड होता है। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड इनकम से रिलेटेड होता है, और रियल अकाउंट असेट से रिलेटेड होता है। तो ध्यान रखना, नॉमिनल अकाउंट को कभी भी बैलेंस नहीं किया जाता। आई रिपीट, नॉमिनल अकाउंट को कभी भी बैलेंस नहीं किया जाता है। एट द ईयर एंड उससे प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है। तो कौन से अकाउंट को बैलेंस किया जाता है, सिर्फ रियल एंड पर्सनल अकाउंट को बैलेंस किया जाता है। मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। अगर आपको अभी भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चों चैप्टर नंबर 19 का वेट करना। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तब आपको अपने आप पता लग जाएगा कि पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट को बैलेंस शीट में डालते हैं, इसलिए इसको बैलेंस किया जाता है। और जो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं उसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला जाता है, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। अभी जो मैंने बोला आपके सर से ऊपर बात गई होगी, क्योंकि अभी तक आपने चैप्टर नंबर 19 नहीं पढ़ा है। तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 19 में बता रहा हूं, जैसे टीएस गरेवाल में या डीके गोयल में, तो उसमें चैप्टर नंबर 19 दे रखा है। तो उस हिसाब से या बाद में पढ़ने वाले हो तो रटने के लिए रट लेना है। सिर्फ पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट को बैलेंस किया जाता है, नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस नहीं किया जाता, उससे प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया जाता है। क्लियर, ओके। अब बच्चों बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड। जर्नल से लेजर में जानने की प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, जर्नलाइजिंग बुलाते हैं, पोस्टिंग बुलाते हैं, बैलेंसिंग बुलाते हैं, या फिर कॉस्टिंग बुलाते हैं। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही आंसर मेरे पास आया बंदर। कैसे कैसे आंसर आते हैं मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी पोस्टिंग इज द करेक्ट आंसर, लेकिन बच्चे ने आंसर दिया है बंदर। बी नहीं बोल सकते थे, बंदर बोलना पड़ा उनको क्योंकि वो खुद बंदर है। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर ₹2 लाख कैश एंड अ बैलेंस ऑफ ₹8 लाख ड्यू इन 30 डेज। बताओ बच्चों, एक हमने का सेट खरीदा, एक इक्विपमेंट खरीदा जो 2 लाख कैश में पे कर कर आए हैं, और 8 लाख की उधारी है जो अगले 30 दिन के अंदर पे करनी है। उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए इक्विपमेंट टू कैश 2 लाख, ऑप्शन नंबर बी इक्विपमेंट टू क्रेडिट, इक्विपमेंट टू कैश टू क्रेडिटर 10 लाख, 2 लाख और 8 लाख, ऑप्शन नंबर सी इक्विपमेंट डेबिट 2 लाख टू क्रेडिटर्स 8 लाख, या फिर ऑप्शन नंबर डी इक्विपमेंट डेबिट करेंगे 10 लाख से और कैश को क्रेडिट करेंगे 10 लाख से। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपने क्या खरीदा, इक्विपमेंट खरीदा है, 2 लाख कैश देकर आए हो और 8 लाख की उधारी चढ़ा कर आए हो जो 30 दिन के अंदर पे कर दोगे। तो जनरल एंट्री क्या पास होगी, ए बी सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने असेट टोटल कितने का खरीदा है, 2 लाख का, 8 लाख का, या फिर 10 लाख का। द करेक्ट आंसर है आपने 10 लाख का सेट खरीदा है, जिसमें से आपने 2 लाख कैश में दिए हैं और 8 लाख की उधारी करी है। तो इक्विपमेंट अकाउंट कितने से डेबिट होना चाहिए, 10 लाख से डेबिट होना चाहिए, क्योंकि आपने सामान 10 लाख का खरीदा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 10 लाख। क्लियर, ओके। 2 कैश अकाउंट, कैश कितना गया, डेबिट व्हाट गोज आउट, कैश कितना गया है बताओ, बिल्कुल सही 2 लाख गया है, ठीक है। और किसने दिया है, हु इज द गिवर, सामने वाला क्रेडिटर, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो हमारा ऑप्शन नंबर बी
डेबिट इक्विपमेंट 10 लाख, क्रेडिट कैश 2 लाख एंड क्रेडिट क्रेडिटर्स 8 लाख। तो जनरल एंट्री जो एक्चुअल में पास होगी बच्चों वो होगी हमारी इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 10 लाख, 2 लाख, 8 लाख। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे। What shall be the amount of capital if cash is rupees 5,000, furniture is rupees 12,000, stock is rupees 30,000 and creditor is rupees 6,000? कैपिटल के अमाउंट क्या होगी अगर कैश हमारा 5,000 है, फर्नीचर हमारा 12,000 है, स्टॉक हमारा 30,000 है और क्रेडिटर हमारे 6,000 के हैं, तो हमारी कैपिटल कितनी होगी? ए 53, बी 47 या फिर सी 41? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? वीडियो को पॉज करें, पेन पेंसिल निकालें, माइंड कैलकुलेशन करें और बताइए मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। देखो बच्चों सबसे पहले आपको पास एक अकाउंटिंग इक्वेशन आनी चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू असेट्स। क्या होती है एंट्री? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल्स टू असेट। और आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? कैपिटल निकालनी है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्या होगी एंट्री? कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। असेट्स कितने हैं? 5,000, 12,000, 30,000, तो कितने हो गए? 47,000 के हमारे असेट्स हो गए। और लायबिलिटीज कितने की? सिर्फ 6,000 की। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी? 47,000 माइनस 6,000 दैट इज 41,000। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 41,000। किसी को अगर पहले ना पढ़ा हो तो अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लो बच्चों। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल्स टू असेट्स। इससे हमने फॉर्मूला बनाया कैपिटल का, तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा? असेट्स माइनस लायबिलिटीज। जो कैश है, जो फर्नीचर है और जो स्टॉक है ये हमारा असेट है, तो इनको टोटल कर लेंगे। ये हमारा 47,000 माइनस 6,000 क्योंकि ये लायबिलिटी है। तो 47,000 माइनस 6,000 कितना हो गया? बिल्कुल सही हो गया हमारा 41,000। क्लियर? तो एंट्री और जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 41,000 होगा। ओके। अब बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे। इफ द सेलर रिसीव द गुड्स सोल्ड ही विल प्रिपेयर। अगर एक सेलर का सामान लौट कर आ गया है तो वो क्या प्रिपेयर करेगा? क्रेडिट नोट प्रिपेयर करेगा, डेबिट नोट प्रिपेयर करेगा, ए बी कुछ भी हो सकता है या फिर नन ऑफ दीज। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। बच्चों का सेलर है वो गुड्स सोल्ड करता है तो एंट्री क्या पास होती है? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या एंट्री पास होती है? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और उसने सामान लौटा दिया है तो डेटर को हटाने के लिए क्या पास करेंगे? क्रेडिट नोट पास करेंगे। डेबिट को हटाने के लिए कौन सा नोट पास होगा? क्रेडिट नोट पास होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्रेडिट नोट। क्या ये चीज समझ में आई? सर बिल्कुल समझ में नहीं आई, सब कुछ ऊपर से गया। फिर से बताओ। ये क्वेश्चन कह रहा है सेलर ने सामान बेचा और वो लौट कर आ गया। सेलर ने सामान बेचा, वो लौट कर आ गया, वो कौन सा नोट प्रिपेयर करेगा? क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, कुछ भी करे या कुछ ना करे, हमें क्या मतलब। तो बच्चों जब वो सेलर ने सेल करा होगा तो एंट्री क्या पास करी होगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या पास करी होगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और जब लौट कर आ रहा है तो डेटर को हटाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे ना। तो कौन सा नोट पास हो जाएगा? क्रेडिट नोट पास हो जाएगा। क्या ये चीज आपको समझ में आई? बिल्कुल सही। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे। डेबिट नोट इशूड आर यूज्ड टू प्रिपेयर। जो भी हम डेबिट नोट इशू करते हैं वो क्यों इशू करते हैं? क्या प्रिपेयर करने के लिए हम इशू करते हैं? ए परचेज रिटर्न बुक, बी सेल्स रिटर्न बुक, सी परचेजेस बुक या फिर डी सेल्स बुक? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक बनाने के लिए हम डेबिट नोट को इशू करते हैं। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? और ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था? जब हम सेल्स रिटर्न बुक बनाते हैं तो हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं। क्या लॉजिक क्लियर? ऊपर वाले में क्रेडिट नोट है, सेल्स में क्रेडिट नोट है, तो परचेज में क्या हो जाएगा? डेबिट नोट हो जाएगा। लॉजिक क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जरा रीड करेंगे। गुड सोल्ड फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 8,000 at 10% trade discount and 3% कैश डिस्काउंट।
पोस्टिंग विल बी मेड इन डिस्काउंट अकाउंट। क्या है क्वेश्चन, रीड करेंगे। हमने 8,000 का सामान कैश में बेचा है जिसमें हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया 10% का और 3% का हमने कैश डिस्काउंट दिया है। तो आप ये बताइए कि डिस्काउंट अकाउंट में पोस्टिंग किस पर होगी, 216 डेबिट साइड, 216 क्रेडिट साइड, 240 डेबिट साइड या फिर 240 क्रेडिट साइड। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। मैं फिर से क्वेश्चन रीड कर देता हूं। हमने सामान बेचा है, गुड सोल्ड, बेचा है, कैश में बेचा है, ठीक है। 8,000 का सामान था, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है और 3% का कैश डिस्काउंट दिया है। क्लियर, ओके। तो बताइए कि डिस्काउंट अकाउंट में कौन से एंट्री होगी, 216 डेबिट, 216 क्रेडिट, 240 डेबिट या फिर 240 क्रेडिट। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसके आंसर को, और इसको आंसर को डिस्कस करने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और आपको कैलकुलेशन करके अब जरा बता देते हैं। बच्चों 8,000 का सामान हमने बेचा था, हाई एंड 8,000 का सामान बेचा था, इस पर हमने 10% का क्या दिया था, ट्रेड डिस्काउंट दिया था। मतलब हमने 800 रुपए का तो ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो मतलब इन शॉर्ट हमने कितने का बेचा हुआ, 7,200 का बेचा हुआ। कितने का बेचा होगा, 7,200 का बेचा होगा। लेकिन इस पर हमने क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। कितना डिस्काउंट दिया, 3% का डिस्काउंट दिया। ध्यान रखना जो भी कैश डिस्काउंट होता है ना, वो ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद जो प्राइस आती है उस पर लगाया जाता है। तो इन शॉर्ट हमने कितना रुपए का डिस्काउंट दिया है, 216 रुपए का डिस्काउंट दिया है। ये तो चीज क्लियर हो गई, ओके। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी से आने वाला है, 240 वाला तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। अब बात करते हैं जनरल एंट्री क्या पास होती है। बच्चों सामान बेचा है तो पैसा आया होगा, तो एंट्री क्या पास हुई होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स। तो डिस्काउंट यहां पर आया होगा 216। तो डिस्काउंट को यहां पर हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। बच्चों जब सेल करेंगे तो डिस्काउंट लेंगे या देंगे, डिस्काउंट देंगे। और डिस्काउंट देना क्या है, खर्चा, और खर्चे को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो 216 डेबिट विल बी द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई, ओके। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर एंट्री करना इजी था, ये एमसीक्यू बनाना थोड़ा टेढ़ा पड़ रहा है। क्योंकि एमसीक्यू के अंदर हम ना आपको आंसर दे रखे हैं, आंसर निकालना आसान है लेकिन आंसर दे रखे को सही बताना सही है कि गलत है, ये थोड़ा टफ पड़ जाता है। क्योंकि कंफ्यूजन होता है, अरे 216 डेबिट 216 क्रेडिट, अरे ये तो पता ही नहीं था। तो ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है, बट आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। जहां भी कंफ्यूजन आए जनरल एंट्री पास करो, आपका सारा आंसर सही आ जाएगा। क्लियर, ओके। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे गलत। 99% बच्चे उस क्वेश्चन को गलत, लेकिन आपको गलत नहीं करना है क्योंकि आप यहां से पढ़कर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, परचेज बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड। परचेज बुक के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ असेट्स या फिर ऑल क्रेडिट परचेजेस। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। उसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, जो भी इसका आंसर ए बता रहा है वो गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ध्यान रखना परचेज बुक के अंदर सिर्फ क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड करी जाती है और वो भी सिर्फ गुड्स की। ध्यान रखना क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज ओनली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। कैश परचेजेस कैश बुक में रिकॉर्ड करी जाती है, असेट्स की परचेजेस कहां रिकॉर्ड करी जाती है, असेट्स अकाउंट में करी जाती है। क्लियर। तो बच्चों ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है, आज काफी ज्यादा क्वेश्चन हो गए हैं, क्लास की जो लेंथ है वो भी लेंथी हो गई है, लेकिन क्वेश्चंस हमको जल्द से जल्द करने, क्योंकि हम हफ्ते के अंदर सिर्फ 2 क्लासेस लेकर आते हैं अकाउंट्स के लिए, तो ऐसे में हमको ज्यादा अच्छी तैयारी करवानी पड़ती है। तो इसलिए क्लास थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन आपको अटेंटिवली रहना है। अगर आप बोर हो रहे हो तो वीडियो पॉज करो, आधा घंटा सो जाओ, लेकिन पूरा लेक्चर देखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज 20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 20%। हमने मनोज भैया से सामान खरीदा है 20,000 का, जिसमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो मुझे ये बताइए मनोज भैया के अकाउंट में क्या एंट्री पास होगी, डेबिट में 20,000, क्रेडिट में हमारा 20,000, डेबिट में 16,000 या फिर क्रेडिट में 16,000। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने सोचा नहीं है तो वीडियो को पॉज करें, दिमाग लगाएं और सोचे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। देखो सबसे पहले बच्चों 20,000 का सामान है, 20% ट्रेड डिस्काउंट पे लिया है, तो इसका आंसर मतलब ये है कि हमने जो परचेज एक्चुअल में करी है वो 16,000 की करी है, क्योंकि 20% मतलब 4,000 का तो डिस्काउंट मिल गया है ना। 4,000 का डिस्काउंट मिल गया मतलब हमने 16,000 की परचेज करी है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो हो गए हमारे कैंसिल। ये चीज क्लियर हो गया, ओके। अब बताओ बच्चों, हमने मनोज से परचेज करी है तो एंट्री क्या पास करी होगी? मनोज भैया से परचेज करी है तो एंट्री क्या पास हुई होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मनोज, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मनोज, और एंट्री कितने से पास हो रही है? 16,000 से हो रही है। तो मुझे ये बताओ मनोज को डेबिट किया जा रहा है क्रेडिट किया जा रहा है? क्रेडिट किया जा रहा है। कितने अमाउंट से क्रेडिट किया जा रहा है? 16,000 से किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, क्रेडिट 16,000। डी फॉर डॉल, बेबी डॉल में सोने दी, ठीक है, गाना आया था एक जमाने में। तो ऑप्शन नंबर डी है 16,000 क्रेडिट। क्लियर, ओके। अब बच्चों बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? दिनेश who owed us 8,000, दिनेश जिसको हमें मिलने थे 8,000 मिलने थे, बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया निकल गया, पैसा नहीं था देने के इसके पास। उसने 60% पैसा दे दिया और बोला कि भैया इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। उसने 60% पैसा दिया, उसके बाद बोला कि भैया मैं और नहीं दे पाऊंगा। तो मुझको ये बताइए दिनेश के अकाउंट में कहां पोस्टिंग होगी और कितने अमाउंट से पोस्टिंग होगी? ऑप्शन नंबर ए 8,000 डेबिट साइड, ऑप्शन नंबर बी 8,000 क्रेडिट साइड, ऑप्शन नंबर सी 4,800 डेबिट साइड, या ऑप्शन नंबर डी 4,800 क्रेडिट साइड। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 8,000 डेबिट, 8,000 क्रेडिट, 4,800 डेबिट या फिर 4,800 क्रेडिट? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर, ठीक है। मैं डायरेक्टली इसका आंसर नहीं बताऊंगा, मैं जनरल एंट्री के थ्रू इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चों हुआ क्या है, 8,000 आने थे, बट भैया ने 60% ही हमको दिया और 40% मार के बैठ गए, क्योंकि उनके पास पैसा था ही नहीं। मतलब उन्होंने 4,800 रुपीज किस में दिया? कैश में दिया है, और 3,200 के लिए बोला कि अगले जन्म में लेना, इस जन्म में तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो एंट्री क्या पास हुई होगी? पैसा कितना आया? कैश अकाउंट डेबिट 4,800, बैड डेट कितने का हुआ हमारा बच्चों? 3,200 का हुआ, ठीक है। और गिवर कौन था हमारा? मनोज था, कौन था? जो भी था, मनोज ही नाम ले लेते हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। मनोज 8,000। ये चीज क्लियर हुआ? तो अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ है? 8,000 से क्रेडिट हुआ है, क्योंकि फुल सेटलमेंट हुआ है ना, तो बिल्कुल सही। तो जो करेक्ट आंसर होगा जिसमें हमको क्रेडिट करना होगा 8,000 से, दिनेश थे, दिनेश भैया इंस्टॉलमेंट हुए थे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 8,000 ऑन क्रेडिट साइड। क्या लॉजिक क्लियर है? ध्यान रखना बच्चों, मेंटल कैलकुलेशन मत करना, जनरल एंट्री पास करना, फिर बताना आपका आंसर क्या है। मेंटल कैलकुलेशन करो, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बच्चों हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद आपको मैं जाने की इजाजत दे सकता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है? बैड डेट अर्लियर रिटर्न ऑफ नाउ रिसीव्ड आर क्रेडिटेड टू। इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। बैड डेट पहले हो गए थे, इसको हमने राइट ऑफ भी कर दिया था, अब रिसीव हो गए। कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करते हैं? बैड डेट को, बैड डेट रिकवर्ड को, मिसलेनियस इनकम को, या फिर डेटर को? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। जब भी बैड डेट रिकवर होते हैं हमारे, तो एंट्री क्या पास होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। क्या होती है एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। क्या ये लॉजिक क्लियर है बच्चों आपको? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं आज के सुपर लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंट्री टू रिकॉर्ड कैश परचेज ऑफ 6,000 फ्रॉम अमर। हमने अमर से 6,000 की कैश परचेज करी है, तो ऐसे में जनरल एंट्री करेक्ट है वो कौन सी होगी? परचेज टू अमर 3,000, अमर टू परचेज 3,000, कैश टू परचेज 3,000 या परचेज टू कैश 3,000? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, डी, सी या फिर डी? 2 मिनट लगाओ, पॉज करो और फिर फटाफट से आंसर बताओ। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। बच्चों कैश परचेज करी है, कैश गया होगा कि नहीं गया होगा? गया होगा, तो कैश तो होगा क्रेडिट। ये चीज समझ में आई? कैश होगा क्रेडिट।
लॉजिक क्लियर? कैश परचेज करिए तो कैश गया तो कैश होगा क्रेडिट। देखो कौन से एंट्री में कैश क्रेडिट हो रहा है, डी में हो रहा है, तो बच्चों डी हमारा आंसर हो गया। देखा बच्चों, सस्ता तरीका आंसर निकालने का, सस्ता और जुगाड़ू। वैसे एंट्री क्या होती पास करने की, कैश परचेज की, परचेज टू कैश, परचेज टू कैश। अमाउंट कितना है, 3000 है, कोई डिस्काउंट है नहीं, तो 3000 से एंट्री पास हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 3000। क्या ये चीज बच्चों आपको अच्छे से समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये था हमारा आज का सेशन अकाउंट्स के ऊपर। ऐसे अब अकाउंट्स के सेशन थोड़े लेंथी आएंगे बच्चों, अगर मैं छोटे छोटे सेशन डालूंगा तो नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो या तो आपको नंबर ऑफ वीडियोस ज्यादा चाहिए या फिर कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा चाहिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। आपको छोटी वीडियोस चाहिए तो हम छोटी वीडियोस बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ठीक है? लेकिन बस फिर नंबर ऑफ वीडियोस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएंगी। तो चलिए बच्चों लेते हैं आज के लिए विदा, आपसे मुलाकात होगी कल शाम को 4 बजे विद इकोनॉमिक्स। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।